नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लाचार बूढ़े माँ बाप दुनिया से नहीं अपने बेटों से ही हार गए। प्रताप जी अपने घर की छत पर बैठे धूप सेक रहे थे। अचानक उन्हें अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी। सामने देखा तो उनकी पत्नी कुरकुरे पकौड़ों से भरी प्लेट लिए उनके सामने खड़ी थीं। अपनी पसंद के पकौड़े देख प्रताप जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे सरिता जी, आप कैसे जान गईं मेरे दिल की बात? कहते हुए प्रताप जी ने हैरानी जताई तो सरिता जी बोली, पति देव 40 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, अब तो आपकी रग रग जान गई हूँ मैं। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। सरिता जी मुस्कुराते हुए अपना रोज का काम सिलाई कढ़ाई का लेकर बैठ गईं। यह क्या सरिता, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में लग गईं? अरे 2 ऑर्डर थे, बस वही पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं कल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और कल से आप भी इस काम को नहीं करेंगी। हर महीने दुकान का किराया आता है और फिर अब तो रिटायरमेंट पर 40 लाख रुपए ही मिल जाएंगे हमें, और हर महीने की पेंशन आएगी सो अलग। बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं हम दोनों। जिंदगी के इस भाग दौड़ में जीवन कैसे गुजरता चला गया पता ही नहीं चला। जिम्मेदारियों के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार ही ना सके। अब तो बस आराम भरी जिंदगी जीने का इरादा है। अभी प्रताप जी और उनकी पत्नी बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में फोन की घंटी बजी। प्रताप जी ने फोन उठाया और बोले, हाँ प्रमोद बेटा, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 2 ही दिन बाकी हैं। विनोद भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए। प्रताप जी और सरिता जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे प्रमोद का एक्सपोर्ट का कारोबार है और छोटा बेटा विनोद मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और बेटी प्रिया पति व बच्चों के साथ अहमदाबाद में रहती है। प्रताप जी का अहमदाबाद में अपना एक पुश्तैनी मकान है जहां वह अपने पत्नी के साथ रहते हैं और पास ही में एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। अगले दिन उनके दोनों बेटे, बहुएं और पोता प्रताप जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारियां अच्छे से हो गईं। शाम को बेटी और दामाद भी समय से पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। काम की व्यस्तता के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान प्रताप जी ने महसूस किया कि उनका बेटा प्रमोद उनसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने प्रमोद को बुलाया और कहा, प्रमोद तुम कुछ कहना चाह रहे थे? पापा, आप तो अब रिटायर हो गए हैं तो मैं और रेनू चाहते थे कि अब से आप और माँ हमारे साथ रहें। यह सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है और फिर आसपास के माहौल की तो हमें आदत हो गई है। इस पर प्रताप जी बोले, सरिता, अगर प्रमोद और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटे और बहू से इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो और कब करवाएंगे? अरे वाह, दादू दादी हमारे साथ जाएंगे? कहते हुए पोता आयुष नाचने लगा। रसोई घर में खाना पकाती छोटी बहू यह सब बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर तुरंत अपने पति की ओर भागी। विनोद जो टेंट और कैटरिंग वालों का हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हो गया, भागते हुए क्यों आ रही हो? ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी ही तो है। क्या मतलब? अरे बड़े भैया माँ और पापा जी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे तो पापा भी मान गए। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प ले जाएंगे और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना। ऐसे कैसे ले जाएंगे? मैं अभी पापा से बात करता हूँ। कहते हुए विनोद पापा जी के पास पहुँच गया। पापा, अब हम आप दोनों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। अब आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही विनोद बोला तो छोटी बहू भी पीछे पीछे आ गई। पापा जी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब तो प्रमोद के साथ जाने का हमारा प्रोग्राम बन चुका है। यह सुनकर विनोद के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी माँ पापा से देखी न गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर बोले, बच्चों हमने एक फैसला किया है।
बेटे बहुएं बड़ी फुर्ती से उन दोनों की ओर दौड़ कर आए तो पापा बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के घर तो नहीं रह सकते ना, इसलिए हमने सोचा है कि हम 6 महीने प्रमोद के पास रहेंगे और 6 महीने विनोद के पास। मुझे लगता है हमारा फैसला सबको पसंद आया होगा। दोनों बेटे इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहुएं मिलकर माँ पापा का सामान पैक कर देते हैं और माँ पापा अपने बड़े बेटे प्रमोद के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही प्रमोद का बेटा आयुष अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले आता है। दादा दादी तो आज से मेरे साथ रहेंगे कहते हुए आयुष खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा बहू और पोते का साथ पाकर प्रताप जी की रिटायरमेंट की खुशी दोगुनी हो गई। घर में सुख सुविधा के सभी साधन थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में झुके रहते। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का सारा ध्यान रखती और उधर बेटा कहता, पापा हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसे माँ बाप मिले। बड़े बूढ़ों की सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। प्रताप जी और सरिता जी अपने बच्चों की बातें सुनकर खुशी से फूले न समा रहे थे। बेटा बहू अपने गाड़ी में बिठाकर उन्हें तीर्थ स्थल पर घुमाने ले गए। ऐसा बेटा बहू पाकर प्रताप जी और सरिता जी स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रही थीं। सरिता जी बहू बेटे की बुराइयां करने वाली अपनी पड़ोसिनों के बारे में कहती कि वह लोग बहू को सताती होंगी, तभी तो बहुएं उनकी बात नहीं मानती। मेरी बहू को तो मैं बेटी मानती हूँ, तभी वह भी मुझे पूरा सुख और आराम देती है। प्रताप जी भी बेटों की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की ही बात मानता है, पर हमारा बेटा देखो शादी के बाद भी श्रवण कुमार है। सब संस्कारों का खेल है श्रीमती जी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन प्रताप जी और सरिता जी अपने पोते के साथ बैठकर टेलीविजन का आनंद ले रहे थे तो बड़ा बेटा प्रमोद उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पापा मैं बर्बाद हो गया, कपकपाती आवाज में प्रमोद बोला। बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। प्रताप जी तनावग्रस्त होकर परेशान हुए जा रहे थे। वह हमारा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का उत्पादन कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। हे भगवान, यह कैसे हो गया। बड़ी बहू चिल्लाई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस पर प्रताप जी बोले, बेटा मुश्किल ही तो जीवन का संघर्ष है, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, बस तुम अपना धीरज मत खोना। प्रमोद को तो पापा जी यह सब बातें कह रहे थे, परंतु मन ही मन खुद भी परेशान थे। 2 दिन बाद जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे तो प्रमोद बोला, पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा आप तो मेरे बिजनेस की हालत जानते ही हैं। अब मुझे अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वह आप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। प्रमोद हाथ जोड़कर प्रताप जी के पैरों में बैठ गया। पापा अब बस मुझे आपका ही सहारा है। प्रताप जी और सरिता जी अपने बेटे की ऐसी हालत कैसे देख सकते थे। तू चिंता मत कर बेटा, कहते हुए प्रताप जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। रिटायरमेंट पर मिले हुए पैसे और बैंक की जमा पूंजी मिलाकर 40 लाख हो जाएंगे। मुसीबत की घड़ी में मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। यह सोचकर बैंक में रखे सारे पैसे प्रमोद को सौंप दिए। प्रमोद अपने माँ पापा के पैर छूकर कृतज्ञता जाहिर करने लगा। उसने वादा किया कि बिजनेस संभलते ही पैसे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम लौटा देगा। अपना फर्ज निभाकर माँ पापा राहत का आभास कर रहे थे। कुछ समय बीता तो एक दिन विनोद का फोन आ गया। माँ कैसे हो आप दोनों, आज मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ, सामान पैक करके तैयार रहिएगा। आखिर हमें भी तो थोड़ी सेवा का मौका दीजिए। सुनते ही सरिता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं विनोद बेटा, तुम शाम को लेने आ जाना, हम तैयार रहेंगे।
फोन रखते ही सरिता जी ने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। शाम को विनोद और छोटी बहू उन्हें लेने आ गए, लेकिन प्रताप जी का पोता आयुष अपने दादा दादी को जाने ही नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे कहकर प्रताप जी और सरिता जी ने बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती, उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा कर रख देती, रात को दूध का गिलास भी देकर जाती। दोनों वृद्धजन यह देखकर बहुत खुश थे कि उनके बच्चों ने उन्हें धन्य कर दिया। एक दिन छोटी बहू के कहने पर विनोद ने पापा से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमने यह फ्लैट लोन लेकर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद मैं अभी तक किस्त ही भर रहा हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के पैसे से कुछ मदद कर देते तो। सुनकर प्रताप जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अपने सास ससुर के कुछ क्षणों की चुप्पी छोटी बहू के सब्र पर भारी पड़ रही थी। फिर भी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कुछ न बोलना ही उचित समझा। कुछ सोच विचार कर प्रताप जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक की बाकी जमा पूंजी उन्होंने प्रमोद को दे दी। यह सुनकर विनोद और छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गए। इस बार छोटी बहू स्वयं को रोक न पाई। हाय हाय, आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई प्रमोद भैया को दे दी। इतना तक भी न सोचा कि उन पैसों पर आपके छोटे बेटे का भी हक है। बहू की बातें सुनकर प्रताप जी हक्के बक्के रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी। कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था उसे, और फिर प्रमोद ने रुपया उधार ही तो लिया है। उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा से कमाने लगेगा थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम वापस लौटा देगा। यह तो वक्त ही बताएगा पापा। कहते हुए विनोद पैर पटकता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू जलते भुनते हुए रसोई घर में चली गई। प्रताप जी और सरिता जी बहू बेटे की बातें सुनकर सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय बर्ताव कैसे कर सकते हैं। उन दोनों के मन पर चिंताओं का बोझ पड़ गया। प्रताप जी अपनी पत्नी से बोले, सरिता, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या गलती की है? रुपया क्या बेटे से ज़्यादा कीमती था? सप्ताह में 1 या 2 बार प्रमोद अपने माँ पापा को फ़ोन करके हालचाल पूछता था, लेकिन कुछ समय से उसका फ़ोन नहीं आया। प्रताप जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब प्रमोद उन्हें कुछ पैसा लौटाएगा और उस दिन वह विनोद को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद 2 महीने बीत गए और प्रमोद का कोई फ़ोन नहीं आया। प्रताप जी ने प्रमोद को फ़ोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन प्रमोद ने यह कहकर बात टाल दी कि अभी इतना पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा और अभी आप कुछ दिन विनोद के घर पर ही रहें। आखिर एक दिन प्रताप जी प्रमोद के घर ही चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया तो जवाब में प्रमोद शेर की तरह गरजने लगा, आप लोग कैसे माता पिता हैं? बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा प्यारा है। अभी तो काम कुछ संभलने लगा है। अभी इतना सारा पैसा निकाल लूँगा तो आगे कैसे काम चलेगा? बड़ी बहू यह बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, पापा जी, आपके पास रुपए की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं। आपके बेटे के काम ही आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर प्रताप जी आश्चर्यचकित रह गए। रुपयों के साथ साथ उनका तो मान सम्मान भी चला गया था। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा और प्रताप जी अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए। रात को जब विनोद आया, आते ही पिताजी से पूछा, पापा पैसे मिल गए? प्रताप जी कसमकस में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोचकर बोले, वह प्रमोद कह रहा था कि काम कुछ संभल जाएगा तो पैसे दे देगा। पापा, आप यह जो नज़रें चुराकर बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने साफ इनकार कर दिया है पैसा देने से। आंसुओं से भीगी आंखें लिए प्रताप जी बोले, बेटा तो ठीक ही कह रहा था। प्रमोद रुपए वापस नहीं करना चाहता। मैं जानता था यह सब बड़े भैया की चाल थी, आपसे पैसा हथियाने की।
सब ड्रामा किया था उन्होंने। यह सुनते ही छोटी बहू, जो कब से अपने होंठ सिले बैठी थी, चिल्लाते हुए बोली, पापा जी ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बेटे पर इतनी मेहरबानी और दूसरा बेटा हाथ मलता रह जाए। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप को सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं। सुनकर प्रताप जी को अपराध बोध होने लगा। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए तुम सब समान हो। तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आपके गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। विनोद बोला, बेटा हमने सपने में भी न सोचा था कि हमारे बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे, सरिता जी ने कहा। तो प्रताप जी बोले, नहीं सरिता, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांग ही लिया है तो ठीक है, मैं कल ही गांव वाली दुकान विनोद के नाम करवा देता हूँ। प्रताप जी के इतना कहने की देर थी कि विनोद और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनकी चाल जो कामयाब हो गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद सरिता जी ने प्रताप जी से कहा, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है जी। मैं क्या करता सरिता, मेरे सामने और कोई चारा ही न था। लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। कोई बात नहीं सरिता, हमने अपने संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह पहले ही मिल गया। फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी आ जाएगी और दुकान का किराया भी। कुछ दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया तो प्रताप जी ने किराएदार को फोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो मैंने दे दिया है प्रताप जी, किराएदार ने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आपने किसे दिया है? दुकान के नए मालिक विनोद को। किराएदार का जवाब सुनकर प्रताप जी को तो जैसे एकदम झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। घर तो पराया लगता ही था, अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। सरिता जी ने वापस घर जाने की बात की तो प्रताप जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितनी शान से निकले थे, अब वहीं वापस जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फोन आया, माँ पापा शादी की सालगिरह मुबारक हो। खुशी जताते हुए बेटी प्रिया की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों की परेशानी में दोनों भूल ही गए थे कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। बेटा अच्छा किया तूने जो फ़ोन किया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया है तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर में माथा टेक आता हूँ। दरअसल शादी की हर सालगिरह पर प्रताप जी और सरिता जी भगवान को धन्यवाद करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी तैयार हो जाइए, होंठों पर मुस्कुराहट लिए प्रताप जी ने कहा तो सरिता जी भी खुशी से तैयार होने लगीं। जल्दी मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद करते हुए कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे, अचानक प्रताप जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। बेटे बहुएं भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें बचाया न जा सका। सरिता जी यकीन नहीं कर पा रही थीं कुछ ही समय पहले हंसते बात करते प्रताप जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। बेटी को जब इस बात का पता लगा तो रोती बिलखती अपने पति के साथ वह भी पहुंच गई। प्रताप जी का क्रियाकर्म कर दिया गया। प्रताप जी तो चले गए, लेकिन सरिता जी का जीवन अब कांटों की सेज से अधिक न रह गया था। वह अब हर चीज़ के लिए बेटों के ऊपर आश्रित हो गईं। सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे प्रताप जी, अब तो सरिता जी एक एक पैसे की मोहताज हो गईं। उधर प्रताप जी की पेंशन मिलने में भी देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझते हुए बेटी प्रिया कभी कभार अपनी माँ की ज़रूरत का सामान ले आती थी। सरिता जी मन ही मन सोचती कि दोनों बेटों के होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित होना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब पोते का जन्मदिन आया तो प्रमोद माँ को अपने घर लेकर आया, लेकिन पोते आयुष को उपहार में देने तक के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वह शर्म से जमीन पर गड़ी जा रही थीं। इतना ही काफ़ी नहीं था,
अब तो दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। प्रिया को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से मिलने आ पहुँची। माँ, आप मेरे घर चलिए, अब से आप हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती, कहते हुए प्रिया रो पड़ी। लेकिन सरिता जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। कहते हुए सरिता जी अपना सामान पैक करने लगीं। बेटी प्रिया ने भी उनकी मदद की और उनकी माँ को वापस उनके पुश्तैनी घर में ले गई। 12 दिन अपनी माँ के साथ रहकर प्रिया अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटे द्वारा दिए हुए घाव उन्हें परेशान करते रहते। प्रिया समय समय पर अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब प्रिया अपनी माँ से मिलने घर आई तो देखा सरिता जी प्रताप जी की आराम कुर्सी पर बैठी हुई थीं और हाथ में प्रताप जी की तस्वीर लिए थीं। प्रिया आते ही बोली, न जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। लेकिन प्रिया यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव ही न थे। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई? प्रिया ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो सरिता जी निढाल होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़ी और उनके प्राण पखेरु निकल चुके थे। आज बूढ़े माँ बाप दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटों से ही हार गए। बच्चे यही भूल जाते हैं कि माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी जिंदगी दी और जीने के काबिल बनाया। जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार हम अपने बूढ़े माँ बाप को दे पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची होती है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो जो बोएंगे वही काटेंगे। यही सृष्टि का नियम है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।